दुनिया में कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना बुरा किसी प्रेत का साया है। कहते हैं जब किसी प्रेत का साया आप पर पड़ता है तो जिंदगी नरक से भी बदतर होने लगती है। नर्मदापुरम और रामपुर को जोड़ती हाईवे पर इस समय अनीश की कार अंधेरी रात में दौड़ती हुई रास्ते में आने वाली तमाम गाड़ियों को पीछे छोड़ती जा रही थी। कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं थी। ये कोरोना कॉल और लॉकडाउन के बाद का समय था, जब दुनिया भर के लोग एक बार फिर अपने काम धंधे पर लौटने लगे थे। जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी, जबकि रोजाना की आपाधापी में लोगों का जान गंवाना अब भी जारी था। रिकॉर्ड के मुताबिक जितने लोग कोरोना काल में नहीं मरे, उससे ज्यादा आम दिनों में अलग अलग वजहों से हादसों का शिकार होकर मर जाते हैं। गाड़ी की रफ्तार या गति, उनमें से एक ही वजह थी। अनीश, आराम से। तमन्ना कार को बेतरतीबी ढंग से हाईवे पर भागती हुई देखकर बोली, तुम कार को हवाई जहाज की तरह क्यों उड़ा रहे हो? तमन्ना, यह हाईवे रात के सफर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अनीश कह रहा था। वैसे भी ये गति नॉर्मल है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यहाँ आते समय मुझे इस बात का और उस कहानी का ध्यान नहीं रहा जो बेहद बदनाम है और आए दिन यहाँ हादसे के रूप में घटित होता रहता है। तमन्ना पहले से ही घबराई हुई थी और अब अनीश की बात उसे और डराने लगी थी। अगर तुम इतनी स्पीड से कार ड्राइव करोगे तो हादसा होगा ही, तमन्ना बोली। तुम खुद तो डरे हुए हो ही और मुझे भी साथ में डरा रहे हो। अनीश, कार को आराम से चलाओ ताकि कोई खतरा होने पर तुम तुरंत एक्शन ले सको। ऐसे में अगर कुछ होता है तो हादसा होना तय है। अनीश ने कार की गति अभी कम नहीं की थी। अब वे उस तरफ आ चुके थे जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि अनीश तमन्ना की बात मानकर कार की गति कुछ कम करता, सामने रोड से कोई चीज दौड़ती हुई आई और अनीश के कार से टकरा गई। जब तक अनीश ब्रेक पर पैर दबाता, हादसा हो चुका था। कार हाईवे पर 10 मिनट दूर तक घिसटते हुए चली गई थी। दोनों को इस बात का पता नहीं चल सका था कि अभी अभी क्या घटित हुआ है। अनीश से भी बुरी तरह तमन्ना घबराई हुई थी। उसने साफ साफ देख लिया था कि कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली थी। वो रोड क्रॉस नहीं कर रही थी बल्कि सामने से कार की तरफ दौड़ती हुई आई थी। कार की गति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी होती तो अनीश उस बिल्ली को नहीं बचा पाता। अनीश, ये एक बिल्ली थी। तमन्ना की डरी हुई आवाज अनीश के कानों में पड़ी। उसकी आवाज इतनी घबराई हुई थी कि उसका गला रूंध गया था। अनीश, हमने एक बिल्ली को पूरी तरह मार दिया है। मैं कह रही थी कि कार को स्लोली चलाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इससे बुरा क्या होगा अनीश कि हमारी कार के नीचे आकर एक बिल्ली ने अपनी जान गंवा दी। मुझे बहुत डर लग रहा है अनीश। इस अपशकुन का क्या मतलब होगा? कहीं ये हमारी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर देगा? अनीश जल्द से जल्द उस हादसे से उबरना चाहता था, लेकिन तमन्ना की बातों ने उसे अब जकड़ लिया था। उसकी कार अब भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। तमन्ना, रिलैक्स। अनीश ने कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहा। कोई अपशगुन नहीं हुआ है। बिल्ली या कुत्ता जो भी था सड़क पर दौड़ता हुआ कार की तरफ आ रहा था। अगर हमारी कार सड़क पर खड़ी होती तब भी वो इससे आकर टकरा जाता। वो इतनी तेज दौड़कर इस ओर आई थी जैसे उसे आत्महत्या करनी हो। अनीश की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने ये देखना भी जरूरी नहीं समझा था कि उस बिल्ली की हालत क्या है, वो जिंदा भी है या फिर मर चुकी है। वैसे हादसा इतना भयानक था कि उसके बच निकलने की उम्मीद न के बराबर थी। अनीश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तमन्ना की आंखों के सामने अब भी वो बिल्ली दौड़ रही थी। ऊपर से उनकी कार वहां आकर बंद पड़ गई थी, जहां दूर दूर तक बस वीरान ही नजर आ रहा था। काले घने जंगल ने पूरे रोड को घेर रखा था। रात का अंधेरा, ऊपर से बंद पड़ी कार ने वहां का एटमॉस्फेयर और भी डरावना बना दिया था। कार के बाहर कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर गांव दिखाई दे रहा था और रोशनी के नाम पर वहां जल रही कोई रोशनी ही थी जो उन्हें दिखाई दे रही थी। अगर जंगल से निकलकर कोई जानवर उनकी कार के बाहर भी आ जाता तो उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो जानवर गुर्राता नहीं। घबराओ मत तमन्ना, अनीश ने उसे ढांढस बंधाया। हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता और है। बस ये कार स्टार्ट हो जाए। 1 साल पहले। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही
मार्च 2020 के आखिरी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने हर किसी की जिंदगी को थाम कर रख लिया था। रोजाना काम पर जाने वाला शख्स अचानक से घर में कैद होने पर मजबूर हो गया था और किसी को भी आगे भविष्य का कोई अता पता नहीं था। जो स्थिति देश के सामने प्रकट हुई थी उससे हर कोई ज्यादा घबराया हुआ था, बजाय इसके कि अब आगे की जिंदगी के बारे में क्या करना है ये सोचने के। कोरोना नाम का वायरस जब लोगों की जिंदगी में घुसकर यहाँ तक कि उनके शरीर के अंदर घुसकर मार रहा था, तब काम और डेली रूटीन के बारे में सोचता भी कौन था। लॉकडाउन के पहले महीने में लोग डरे हुए और काम से फ्री थे। जिन्होंने कुछ सेविंग कर रखी थी उनकी जिंदगी कट रही थी और जिनके पास कुछ नहीं बचा था वो बिना साधन के ही सड़कों पर मीलों चलकर गांव लौटने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। हजारों लोग इसी डर और जल्दबाजी की वजह से मारे गए और सरकार मजबूर होकर तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इनमें से एक कैटेगरी उनकी भी थी जो मालामाल थे और अपने से नीचे जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे थे। अनीश और तमन्ना उन्हीं लोगों में से एक थे। बेंगलोर की आईटी कंपनी में कार्यरत अनीश पिछले 3 सालों में अच्छा खासा काम करके पैसे बना चुका था। अगर ये कोरोना 3 साल पहले आया होता तो शायद अनीश भी उस लाइन में खड़ा होकर राशन ले रहा होता जिस लाइन को आज वो राशन बांट रहा था। उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड तमन्ना भी थी। दोनों की शादी लॉकडाउन से पहले ही फिक्स कर दी गई थी, लेकिन कोरोना आ जाने से सब कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। अगले महीने दोनों शादी कर रहे थे और मेहमान के नाम पर घर वालों की बजाय उनके कुछ दोस्त थे और एक छोटी सी पार्टी थी। पंडित जी के हिसाब से शादी मुहूर्त के समय पर करना ही अनिवार्य था, इसलिए अनीश और तमन्ना के सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने वीडियो कॉल पर अपनी फैमिली को जोड़कर शादी कर ली। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोग अब भूखे मरने पर मजबूर होने लगे थे, जिसने अमीर लोगों को उनके घर के 4 दीवारी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। अनीश और तमन्ना अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोई भी कोरोना से पहले भुखमरी की चपेट में आकर खत्म ना हो जाए। कुछ महीने बाद अनीश, अब सरकार ने भी लोगों को यहाँ वहां जाने की परमिशन दे दी है। तमन्ना कह रही थी, वैसे भी वर्क फ्रॉम होम से हमारा काम चल ही रहा है, तो क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाकर कुछ दिन गांव में रह लें। वहां कोरोना के केसेस ना के बराबर हैं। मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूँ तमन्ना। आशीष ने भी अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, जब तक यहाँ कोरोना के केसेस थमते नहीं वापस आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या अनीश और तमन्ना के गांव लौटने पर ही उनके साथ ये हादसा पेश आया था? आखिर इस अपशकुन का क्या मतलब था? अनीश और तमन्ना की जिंदगी किस तरह बदलने वाली थी? क्या तमन्ना का डर सही था? बिल्ली का यूं उनकी कार के नीचे आकर मर जाना उनके लिए बुरा साबित होने वाला था? जानने के लिए सुने घोस्ट अटैक का आने वाला एपिसोड। हादसे से कई साल पहले। नो नो नो, एक अजनबी आवाज रात के अंधेरे में सुनाई दी। अभी शाम ढली ही थी कि चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया था। अपने कंधे पर झोला टांगे कोई 25-26 साल का लड़का अंधाधुन चला जा रहा था कि उसे अपने रास्ते में कुछ रुकावट सी महसूस हुई। ये जगह आम लोगों के बसने की नहीं है। यहाँ जरूर कोई तीसरी शक्ति वास करती है जो इंसानों की बस्ती और तामझाम से दूर रहती है। लेकिन ऐसी जगह इन लोगों का बसना इंसानों के लिए खतरे से भी खाली नहीं है। क्या ये भटक कर यहाँ आ गए हैं या फिर यही इनका ठिकाना है? मुझे फौरन इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। ये शख्स कोई और नहीं, भोपाल का सबसे बड़ा तांत्रिक कम मनोचिकित्सक राजवीर था। राजवीर प्रताप यूं देखने में मॉडर्न, स्मार्ट और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बड़ा लड़का था, लेकिन चूंकि उसका खानदान शुरू से तंत्र मंत्र के कामों में लगा रहा, इसलिए उसने अपना हुलिया जानबूझकर तांत्रिकों वाला कर लिया था। इस समय राजवीर भोपाल से दूर नर्मदापुर और रामपुर के किसी इलाके में मौजूद था। अपने लिए काम ढूंढना और लोगों को तीसरी शक्ति से बचाना ही उसका प्रोफेशन था। आज भी जब वो अपना काम कर रहा था तो अचानक ही उसे बुरे जिन्नातों का एक काफिला मिल गया। ये जिन्नात ऐसे थे कि अगर इंसान गलती से भी इनके रास्ते में आ जाए तो उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। इस समय राजवीर उन्हीं जिन्नातों को देख रहा था जो अपनी जिंदगी में मस्त थे। लेकिन राजवीर की असली चिंता यह थी कि अगर उनका सामना इंसानों से हुआ, जो कि बहुत हद तक संभव था, तब क्या होगा? राजवीर की दूसरी समस्या ये भी थी कि वे जिन आखिर किस प्रवृत्ति के थे और कितने ताकतवर थे।
अभी तक उसने सिर्फ बुरे जिन्नातों को अपने रास्ते में महसूस भर किया था, जिसके बाद से वो डर गया था। राजवीर ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। रवि, मुझे फौरन नर्मदा पुल वाले हाईवे पर मिलो, मैं रोड पर ही खड़ा हूँ। और हाँ, मेरा वो लाल वाला बैग अपने साथ लाना मत भूलना। राजवीर, सब ठीक तो है ना? रवि परेशान होता हुआ बोला। तुम घबराए हुए लग रहे हो, और आज लाल बैग की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? क्या कोई बहुत बड़ा खतरा है? बस यूं समझ लो कि भोपाल पर खतरे का साया मंडरा रहा है। अगर जल्द से जल्द उस साए को दूर नहीं किया तो जिन्नातों का हमला हमारे भोपाल में हो जाएगा। राजवीर की इतनी सी बात रवि को समझने के लिए काफी थी। उसके बाद राजवीर ने कॉल कट किया और उस जंगल एरिया से भागता हुआ हाईवे की तरफ आ गया। राजवीर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ होने वाला है इधर। भागते भागते उसके पसीने छूटने लगे थे। रात के अब कोई 8 बजने लगे थे। हाईवे पर गाड़ियां अब भी खचाखच भरी हुई थी। राजवीर को डर था कि अगर गलती से भी कोई जिन का बच्चा रोड की तरफ आ गया तो हादसा इंसानों के साथ हो जाएगा, वो भी शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी हादसा। हाईवे पर दौड़ रही गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। यही हाईवे भोपाल को इंदौर से जोड़ता था और यही वजह थी कि मध्य प्रदेश की सबसे बिजी सड़कों में से एक ये हाईवे था। अगले आधे घंटे के इंतजार के बाद रवि अपनी कार से राजवीर का लाल बैग लेकर उसके पास पहुंच चुका था। राजवीर, क्या सच में ये जिन्नातों का काफिला है या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? रवि ने राजवीर का लाल बैग उसे हैंड ओवर करते ही पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अच्छे जिन हो और तुम? अच्छे और बुरे जिन्नातों की पहचान मुझे है, राजवीर भड़कते हुए बोला और फिर तेजी से जंगल की ओर अपने कदम बढ़ाए। ये जिन्नात तभी तक शांत है जब तक कोई इंसान इनके रास्ते में ना आए। अगर ये खुद भी किसी इंसान के रास्ते में गए तो उसकी जिंदगी हराम करके रख देंगे। मुझे इनका बंदोबस्त करना होगा। राजवीर और रवि दोनों के कदम अब तेजी से जंगल की ओर बढ़ने लगे थे। क्या वे ज्यादा संख्या में है? रवि ने जानना चाहा। ये कितना खतरनाक है हमारे लिए राजवीर? मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, राजवीर बोला। अगर मुझे खतरा महसूस होने लगेगा तो निश्चित ही तीसरी शक्ति दुनिया पर हावी होकर इसे खत्म कर देगी। रवि को राजवीर की बात ज्यादा समझ में तो नहीं आई, लेकिन वो इतना जरूर समझ चुका था, राजवीर उन जिन्नातों का हल जानता है और आज भी वो अपने काम में कामयाब रहेगा। वो लाल बैग जिसे रवि लेकर आया था उसमें राजवीर के सारे औजार थे जिससे वो तीसरी शक्ति को अपने काबू में करता था। उसमें हड्डियां, शीशी में किसी प्रकार का द्रव्य, कपड़े का टुकड़ा और कुछ घास फूस जैसी चीजें थी जो देखने में तो मामूली सी लगती थी लेकिन बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। चलते चलते दोनों उस जगह पर पहुंच गए थे जहां जिन्नातों की पहली गंध राजवीर को मिली थी। यहाँ से सिर्फ मैं आगे बढ़ूंगा रवि, राजवीर ने सख्ती के साथ रवि का रास्ता रोकते हुए कहा। मुझे लौटने में 3-4 घंटे भी लग जाए तो परेशान मत होना, ये जिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन राजवीर, तुम करने क्या वाले हो? रवि ने कहा। रवि ने रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता? फिलहाल तो नहीं रवि, राजवीर ने कहा तो रवि उदास हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो देखना इस और कोई भी जिंदा चीज ना आने पाए। अगर जिन्नातों की नजर उस जिंदा चीज पर पड़ी तो वे उस पर अटैक कर सकते हैं। फिर मैं नहीं जानता कि उस अटैक के एवज में आगे क्या क्या घटनाएं हो सकती है। राजवीर इतना कहकर तेजी के साथ आगे बढ़ गया था। पीछे रवि असमंजस की स्थिति में खड़ा का खड़ा ही रह गया था। वर्तमान समय। अनीश और तमन्ना की कार घड़घड़ाते हुए स्टार्ट हुई थी। कार स्टार्ट होते ही अनीश ने एक बार फिर उसे उड़ाना शुरू कर दिया था। अनीश, अब तो कार स्लो चला लो, तमन्ना बोली। इतना बड़ा अपशकुन पहले ही हो चुका है, हमें ये तक नहीं मालूम कि वो बिल्ली जिंदा भी बच पाई है या नहीं। इस बार अनीश ने तमन्ना की बात मानी। आगे जाकर उसने अपनी कार की गति कम कर ली थी। पीछे जिस बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ था वो पूरी तरह कार के नीचे कुचली जा चुकी थी। वो अकेली बिल्ली नहीं थी जो वहां मौजूद थी। मरी हुई बिल्ली के इर्द गिर्द अब 4 बिल्लियां और आकर खड़ी हो चुकी थी। उन सबकी आंखों में आंसू थे। उनकी निगाहें एक बार को उठी तो उन्होंने अनीश की कार को अपने से दूर जाते देखा। फिर वे बिल्लियां एक बार अंदर जंगल की ओर भाग खड़ी हुई। इस घटना से तमन्ना को गहरा झटका लगा था। उसकी आंखों से वो दृश्य हटने का नाम ही नहीं ले रहा था जब वो बिल्ली सीधा आकर कार से टकरा गई थी। घर पहुंचने के बाद दोनों में से किसी ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।
जबकि तमन्ना की घबराई हुई हालत देखकर अनीश के माता पिता ने इतना तो जान ही लिया था कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जिससे कि तमन्ना घबराई हुई है। उस रात किसी ने तमन्ना से उसके घबराने की वजह नहीं पूछी थी। तमन्ना, अब तुम इतनी डरी डरी सी क्यों हो? अनीश ने पूछा। देखो, एक्सीडेंट में एक जानवर मरा है, कोई इंसान नहीं, सो प्लीज बिहेव लाइक इट। घर में तुम्हारी ये हालत देखकर यूं ही सब परेशान हो रहे हैं। अनीश, बिल्ली का यूं ही हमारी कार के सामने आकर टकराकर मर जाना सही नहीं है। बिल्लियों का यूं ही मरना सही नहीं होता, और फिर तो वो इलाका भी सुरक्षित नहीं है, हमेशा बदनाम रहा है। मुझे न जाने क्यों वहां किसी तीसरी शक्ति का आभास हुआ था। तीसरी शक्ति? अनीश की आंखें चौड़ी हुई। व्हाट डू यू मीन बाय तीसरी शक्ति? तमन्ना, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें उन कहानियों पर यकीन है जो उस जगह के बारे में प्रचलित है? वो प्रचलित कहानियां अब हमारे सामने साक्षात मौजूद है अनीश, तमन्ना ने कहा। क्या तुम अब भी उस घटना को नजरअंदाज कर रहे हो जो अभी अभी घटकर गुजरा है? अनीश, ये अपशकुन कितना भारी पड़ेगा मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम घर में इस बारे में किसी से बात कर कर देख सकते हो, वो खुद तुम्हें इस घटना की गंभीरता को समझाएंगे। क्या अनीश तमन्ना के कहने पर घर में बात करेगा? उसके घर वालों का इस घटना के बारे में जानने के बाद क्या रिएक्शन होगा? क्या सचमुच जिन्नातों में से किसी का एक्सीडेंट हो चुका था और अब तमन्ना और अनीश के बुरे दिन शुरू हो गए थे? जानने के लिए सुने घोस्ट अटैक का आने वाला एपिसोड। अनीश और तमन्ना बेंगलोर से जब वापस नर्मदापुरम लौट रहे थे तब उनकी कार से टकराकर एक बिल्ली मर गई थी। इस घटना ने तमन्ना के दिलो दिमाग पर बुरी तरह असर डाला था। वो इसे अपशकुन मान रही थी, जबकि अनीश उसे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपशकुन जैसा कुछ नहीं होता और ये महज एक एक्सीडेंट था जिसमें कि किसी जानवर की जान चली गई। उसका मानना था कि तमन्ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए उसे कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा था। तमन्ना ने यहाँ तक कह दिया था कि अनीश को इस घटना के बारे में घर के बड़े लोगों को बताना चाहिए ताकि कम से कम वो अनीश को इस घटना की गंभीरता के बारे में बता सके। पहले तो अनीश ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह पाई। बैंगलोर से लौटे उन्हें 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन तमन्ना का अजीब तरह से व्यवहार करना जारी था। घटना के दूसरे दिन ही अनीश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या तब खड़ी हो गई जब अचानक ही आधी रात के समय तमन्ना अपने कमरे से गायब हो गई थी। उस समय रात के कोई 2 बज रहे थे जब अनीश की नींद खुली। अपने बगल में तमन्ना को ना पाकर अनीश पहले तो थोड़ा परेशान हुआ और उसे किचन तक ढूंढने गया, लेकिन जब वो किचन में नहीं मिली तब उसने तमन्ना के मोबाइल पर कॉल लगाया। तमन्ना का मोबाइल बेडरूम में ही पड़ा था। ये देखकर अनीश की घबराहट और बढ़ गई। एक तो तमन्ना पहले से ही बिल्ली के मर जाने से परेशान रहती थी और हमेशा डरी डरी सी रहती थी। ऊपर से उसका आधी रात के समय गायब हो जाना उसे डराने लगा था। इस पर भी अनीश ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया और स्वयं तमन्ना को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आया। अनीश अपनी बाइक से तमन्ना को ढूंढने निकला था। उसे निकले हुए अब 2 घंटे से ऊपर हो रहे थे, लेकिन उसे तमन्ना कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। तमन्ना को ढूंढते ढूंढते अनीश अब रेलवे ट्रैक की ओर आ गया था। रेलवे ट्रैक पर रेलवे का एक कर्मचारी ट्रेन की पटरी की जांच कर रहा था कि उसे एक लड़की ट्रैक के बीचों बीच चलती हुई नजर आई। ये क्या मुसीबत है? वो कर्मचारी बड़बड़ाया। ये लड़की ट्रैक को पार क्यों नहीं कर रही है? क्या मरने का इरादा है क्या? दूर अंधेरे में चलती हुई आ रही वो लड़की कोई और नहीं, तमन्ना ही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के कहने पर खिंची हुई उस ओर चली जा रही थी। ट्रैक की जांच कर रहे उस कर्मचारी ने अपनी घड़ी में देखा। बाप रे, भोपाल एक्सप्रेस का आने का टाइम हो गया है। ये लड़की आज सचमुच इधर मरने को आई है। वो कर्मचारी लगातार बोलता जा रहा था और तमन्ना की ओर अपने कदम बढ़ाता जा रहा था। पीछे ट्रेन हॉर्न बजाते हुए अब सिर पर आने को थी। ट्रेन की पटरियां थर्राने लगी थी और साथ ही उस कर्मचारी का दिल भी, जबकि तमन्ना पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं था। वो अब भी किसी बुद्ध की तरह लगातार ट्रैक के बीचों बीच चली आ रही थी। वो तो शुक्र था कि तमन्ना उस कर्मचारी की ओर ही बढ़कर आ रही थी, जिससे कि उसे तमन्ना तक पहुंचने में देर नहीं हुई। इससे पहले कि ट्रेन तमन्ना के परखच्चे उड़ा देती, रेलवे के उस कर्मचारी ने आखिरी सेकंड में तमन्ना को धक्का देकर ट्रैक से दूर धकेल दिया था। इतना सब कुछ करने में उसकी सांसें फूलने लगी थी। भोपाल एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई तमन्ना के 1 फुट की दूरी से गुजर गई।
इस घटना को अनीश ने अपनी आंखों से देखा था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि वो लड़की जो अभी अभी आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने आ गई थी, वो कोई और नहीं, तमन्ना ही थी। क्या मैडम, मरने का इतना ही शौक है तो घर में मरो ना, यहाँ क्यों इतना बड़ा बवाल कर रही हो? तमन्ना को बचाते हुए उस कर्मचारी को चोट आ गई थी। अब तक अनीश भी वहां पहुंच चुका था। तमन्ना, वो हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? क्या आप इसे जानते हैं? कर्मचारी ने अपनी चोट देखते हुए अनीश से पूछा। अगर मैंने समय रहते इन्हें ट्रैक से नहीं हटाया होता तो आप इस समय लाश से बात कर रहे होते। सॉरी भाई साहब, अनीश ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। ये मेरी पत्नी है, पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही है। थैंक यू सो मच, आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी पत्नी की जिंदगी बचा ली। इनका कुछ इलाज कराइए, हर बार कोई इन्हें बचाने वाला नहीं आएगा। कर्मचारी की इस बात का अनीश ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो चुपचाप तमन्ना को लेकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। आज से कुछ वर्ष पहले राजवीर इस समय जिन्नातों के गढ़ में पहुंच चुका था। वो अकेला था और उसका मकसद था जिन्नातों को इंसान से दूर रखना। इसके लिए उसने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली थी। जिन्नातों के गढ़ से मुकाबला करना आत्महत्या करने से कम नहीं था। राजवीर जब उस स्थान पर पहुंचा जहां जिन्नातों ने अपना डेरा डाल रखा था, तब उसके होश ये देखकर उड़ गए थे कि वो जिन्नात न सिर्फ बुरे और ताकतवर थे, बल्कि अच्छी खासी जनसंख्या में थे। अगर उनमें से किसी को भी राजवीर के इरादे का पता चल जाता तो वे निश्चित ही उसकी जान ले लेते। राजवीर ने पहले भी भूत पिशाचों को वश में किया था, लेकिन किसी जिन्नात से उसका ये पहला आमना सामना होने वाला था। वो भी एक जिन से नहीं, बल्कि जिन्नों के गिरोह से। इन्हें दुश्मन बनाकर तो काबू में करना नामुमकिन है, राजवीर ने खुद से ही कहा। दोस्त बनाना शेर के मुंह में जान के बराबर होगा। मेरी शक्तियां इनके सामने कमजोर पड़ेगी तो ये सब पहले ही मुझे अपना शिकार बना लेंगे। इन पर किसी भी तरह की जोर आजमाइश करने से पहले मुझे अच्छी तरह ये समझ लेना होगा कि ये कितना बड़ा खतरा है मेरे लिए, और मैं इनकी सीमा यहीं तक रोकने के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। राजवीर ने अपने बैग से औजार निकालकर तामझाम फैलाने शुरू कर दिए थे। उसकी पहली योजना उन जिन्नातों के सामर्थ्य के बारे में जानना था। उसके अनुरूप ही वो उन पर अपना जाल छोड़ता या फिर कुछ और तैयारी के साथ वहां दोबारा आता। राजवीर ने हवन और तंत्र मंत्र का माहौल तैयार किया और आग में पूजा की सामग्री को डालना शुरू किया। पहले उसने एक द्रव्य उस हवन कुंड में डाला, जिससे कि आग और भड़क उठी। जैसे जैसे राजवीर अग्नि में सामग्री डालता जा रहा था, आग वैसे वैसे भड़कती जा रही थी। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल है, राजवीर एक बार फिर खुद में बड़बड़ाया। इनकी ऊर्जा को मैं नाप नहीं पा रहा हूँ। ये इतने शक्तिशाली और बुरी शक्तियों से लबरेज हैं कि इनके सामने आ जाने मात्र से किसी की पूरी जिंदगी अपशकुन बनकर रह जाएगी। मुझे इनके साथ दुश्मनी करके नहीं, दोस्ती करके ही अपना काम निकालना होगा। राजवीर इतना कहकर एक बार फिर उठ खड़ा हुआ था। जो ना करने का फैसला उसने सबसे पहले लिया था, अब उसी फैसले के अगेंस्ट जाकर राजवीर उन जिन्नातों से रूबरू होने जा रहा था। इससे पहले कि राजवीर अपनी सीमा लांघकर जिन्नातों की सीमा में प्रवेश करता, पीछे से रवि आ गया। रवि ने आते ही राजवीर का रास्ता रोक लिया था। ये क्या कर रहे हो दोस्त? रवि ने तुरंत पूछा। तुम यहाँ जिन्नातों का हल निकालने आए थे, उनसे मुकाबला करने नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ रवि। राजवीर रवि को वहां देखकर भड़क चुका था। और मैंने तुम्हें सड़क पर रहने को कहा था ताकि कोई भटक कर भी इस ओर ना आने पाए। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो रवि? फिलहाल लापरवाही तुम कर रहे हो राजवीर। रवि अब भी राजवीर का रास्ता रोके खड़ा था। तुम क्या करने जा रहे हो ये बताओगे, या फिर ये बताना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं है? रवि, मैं जिन्नातों के गढ़ में जा रहा हूँ, राजवीर ने बताया। ये जिन्नात इतने शक्तिशाली हैं कि मैं उन्हें यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकता। राजवीर की बात से रवि डर गया था। भूत पिशाचों को वश में करना और उन्हें भगा देना राजवीर के बाएं हाथ का खेल हो चुका था। लेकिन क्या इन जिन्नातों का वो बाल भी बाका कर सकेगा? क्या रवि राजवीर को जिन्नातों के गढ़ में जाने देगा? क्या नजारा होगा जिन्नातों के गढ़ में? किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी वहां? क्या राजवीर जिन्नातों को अपने वश में करके अपनी बात उनसे मनवा पाएगा? जानने के लिए सुने घोस्ट अटैक का आने वाला एपिसोड। सुबह के करीब 5 बजे अनीश तमन्ना को लेकर वापस घर पहुंचा था।
उस दिन तो जैसे तैसे अनीश ने तमन्ना की हालत के बारे में सबसे छुपा लिया था, लेकिन उसके बाद जब तमन्ना ने एक बार फिर अजीब हरकतें की, तब वो अपने परिवार के सामने तमन्ना की सच्चाई नहीं छुपा सका। इस बार तमन्ना ने अपने कमरे में किसी तीसरे शख्स को देखा था। उस वक्त भी आधी रात का कोई समय हो रहा था जब तमन्ना अपने बेड से उठकर बालकनी की तरफ चलती हुई आ गई थी। अनीश गहरी नींद में सो रहा था। उसे तमन्ना की हरकतों की कोई खबर नहीं थी, लेकिन बालकनी में कोई छोटा बच्चा बैठा था जो तमन्ना को इशारों से अपनी ओर बुला रहा था। तमन्ना सम्मोहित होकर उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो छोटा बच्चा और कोई नहीं, तीसरी शक्ति का ही एक हिस्सा था। एक जिन था जिसने उस बिल्ली को अनीशा की कार के नीचे आते देखा था। ये समझ पाना अब भी मुश्किल था कि उस बिल्ली से छोटे बच्चे का क्या ताल्लुक था जो वो तमन्ना को अपनी ओर खींच रहा था। इससे पहले कि तमन्ना उस बच्चे से रूबरू होती, अनीश की आंख खुल गई और उसने समय रहते तमन्ना को आगे बढ़ने से रोक लिया। लेकिन इस बार अनीश के मुंह से एक चीख निकल गई थी। अगर अनीश चीखता नहीं तो तमन्ना जरूर बालकनी से नीचे गिर गई होती। अनीश की इस चीख की वजह से उसका पूरा परिवार एकजुट हो गया था। तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई अनीश? अनीश के पिता पूछ रहे थे। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमसे छुपा कर रखा? अनीश के पिता जब अनीश से ये सवाल कर रहे थे तब तमन्ना नींद की आगोश में समाई हुई थी। उस घर में अनीश और तमन्ना के सिवाय उसके माता पिता और एक नौकर रहता था जो घर के ही सदस्य की तरह वहां रहता था। क्योंकि उस नौकर की उम्र अनीश के पिता से भी अधिक थी, इसलिए अनीश और तमन्ना उसे काका कहकर बुलाते थे। पापा, मुझे लगता है ये सब तमन्ना का सिर्फ वहम है, अनीश ने अपने बचाव में कहा। बिल्ली का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था। वो मेरी गाड़ी के सामने खुद आई थी। अगर मेरी गाड़ी वहीं बीच सड़क पर खड़ी होती तब भी उस बिल्ली को आकर टकराना ही था। मैं अब भी नहीं मानता कि उस बिल्ली की वजह से या फिर किसी जिन्नात की वजह से तमन्ना के साथ ये घटना हो रही है। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता अनीश। अनीश के पापा अब भी भड़के हुए थे। ये कहानी आज से नहीं चली आ रही है, ये कहानी सालों पुरानी है। अगर ये अपशगुन हुआ था तो समय रहते हवन पूजा करके उसके असर को खत्म किया जा सकता था, लेकिन अब अपशगुन को पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं और शायद तमन्ना बहू पर जिन पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। अनीश, तुमने इस घटना को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती की है। जिस जिन्नातों के गढ़ के चर्चे आज तक हमने सिर्फ सुने थे, उसका तांडव अब हमें देखने को मिलने लगा है। इससे पहले कि तमन्ना बहू को कुछ हो जाए, तुम्हें फौरन इस निवारण के लिए कुछ करना होगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ पापा? अनीश असमंजस की स्थिति में था। क्या मैं वापस बेंगलोर चला जाऊं? क्या जिन बेंगलोर तक नहीं पहुंच पाएगा? बात बेंगलोर जाकर नहीं, उस जिन को शांत करा के बनेगी अनीश, उसके पिता ने कहा। अनीश, हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी जो जिन वगैरह को कंट्रोल करना जानते हो। अब कोई तांत्रिक ही हमारी और हमारी बहू की मदद कर सकता है। तांत्रिक? अनीश को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पापा, आप ये कह रहे हो कि मैं तमन्ना को किसी तांत्रिक के हवाले सौंप दूं? अगर सचमुच उस पर कोई जिन या भूत का साया आ गया है तो मैं उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, इन सब से बहुत दूर। और फिर उस बिल्ली के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, तो फिर भला तमन्ना को कोई भूत क्यों परेशान करेगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है अनीश, अनीश के पापा बोले। ये समय कुछ करने का है और वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर तमन्ना बहू को खतरे से बाहर देखने की इच्छा है तो उसे किसी तांत्रिक के पास ही ले जाना होगा। जैसा मर्ज वैसी ही दवा होती है अनीश। इसके आगे तुम ही समझाओ अनीश की माँ। अनीश के पापा बात को अनीश की माँ की ओर मोड़कर वहां से चले गए। ये इस बात का इशारा था कि अनीश के पास एक ही ऑप्शन है और जितना जल्दी हो सके उसे इस बात पर अमल करना चाहिए। अनीश की माँ ने भी बाद में अनीश से यही कहा। अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर अनीश के लिए समझना अब मुश्किल नहीं था कि तमन्ना की जिंदगी को बचाने के लिए तांत्रिक ही उसके पास एकमात्र विकल्प है। कुछ साल पहले जिन्नातों के गढ़ में राजवीर और रवि में काफी देर तक बहस चलती रही। एक और जहां राजवीर ने जिन्नातों के गढ़ में जाने का फैसला ले लिया था, वहीं रवि इस बात से डरकर उसे जाने से रोक रहा था। राजवीर ने आज से पहले कभी भी एक से ज्यादा भूत या पिशाच का सामना एक साथ नहीं किया था, लेकिन आज वो जिन्नातों के पूरे गढ़ के साथ अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने जा रहा था। राजवीर ने जंगल में प्रवेश करने से पहले रवि को खास हिदायत दी थी। रवि, मैं लौट कर आऊंगा। मैं नहीं जानता मुझे कितना वक्त लग जाएगा लौट कर आने में, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। बस इतना समझ लो कि जब तक ये जिन्नात काबू में रहेंगे तब तक मैं सफल हूँ,
लेकिन जैसे ये जिन्नात अपनी काली शक्तियां दिखाना शुरू करेंगे, ये समझ जाना कि मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो गया हूँ। मेरा इंतजार मत करना और हो सके तो हर किसी को इस खतरे से वाकिफ करा देना। मैं इतना बड़ा रिस्क अपने अनुभव के आधार पर ले रहा हूँ, लेकिन कोई और तांत्रिक मेरी अनुपस्थिति में ये जोखिम ना ही उठाए तो अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ रहे होंगे। राजवीर, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। रवि ने राजवीर की पूरी बात सुनने के बाद कहा, जल्दी लौट कर आने की कोशिश करना। मेरे लिए कामयाबी का मतलब यही है कि तुम सही सलामत यहाँ वापस आ जाओ। मैं यहाँ ख्याल रखूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। राजवीर की यह हिदायत इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अब तक सिर्फ वही एक ऐसा शख्स था जिसने जिन्नातों की शक्तियों का अंदाजा लगाया था, और उसके मुताबिक वे जिन्नात इतने शक्तिशाली थे कि उनसे भिड़ना किसी भी आम तांत्रिक के बस की बात नहीं थी। उसके जाने के बाद अगर कोई उन जिन्नातों को छेड़ता तो सबके लिए मुसीबत खड़ी होना तय थी, और यही राजवीर फिलहाल यही समझाना चाह रहा था। राजवीर जब जंगल में घुसा तो रवि ने सबसे पहले अपनी टीम को कॉल करके इस घटना के बारे में विस्तार से उन्हें बताया। उनका मकसद पूरे जंगल को चारों ओर से कवर रखने का था ताकि कोई भी बाहरी तत्व उन जिन्नातों के संपर्क में ना आ सके। ऐसा करना जरूरी था। अगर जिन्नात दूसरे इंसान या जीवों पर कब्जा करना शुरू कर देते तो इससे राजवीर के लिए और बड़ी मुश्किल साबित हो जाती। अगले 1 घंटे में रवि ने अपनी पूरी टीम वहां बुला ली थी। ये एक खास तरह की फोर्स थी जो किसी को भी अनवांटेड सिचुएशन के समय सक्रिय होकर उसे खत्म कर सकती थी। फिलहाल उनका काम यही था कि जिन्नातों और इंसानों के बीच की इस बारीक दूरी को कायम रखा जा सके। टीम, रवि ने लगभग 30 लोगों की उस टीम को संबोधित करते हुए कहा, हमारा काम इस पूरे जंगल को सील करके रखने का है। 500 एकड़ में फैले इस जंगल पर जिन्नातों का कब्जा है। वे यहाँ क्यों और कैसे आए, उनका यहाँ आने का मकसद क्या है, किसी को नहीं मालूम। राजवीर उन्हीं जिन्नातों के बीच ये सब कुछ समझने के लिए गया है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, हमें बाहर की उथल पुथल को काबू में रखना है और सही समय का इंतजार करना है। रवि अपनी टीम को मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से समझा रहा था। उधर जंगल में घुस चुके राजवीर के लिए भी चुनौतियां कम नहीं थी। वहां जिन्नातों का एक पूरा काफिला था जिसमें मर्द, औरत, बच्चे सब शामिल थे।